Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss next topic that is plerography. Okay, हमने आज प्लेरोग्राफी के बारे में डिस्कस करना है। प्लेरोग्राफी में होता क्या है बेसिकली, प्लेरोग्राफी में हमारे पास हम करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके, हम डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, उस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग हम करंट की वैल्यू नोट करते हैं। ओके, सो हम प्लेरोग्राफी में किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, करंट वर्सेस पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट इसमें हम यूज़ करते हैं टू इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं। हम वैसे कोई भी सेल बनाना हो हम टू इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। एक हमारे पास होती है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड एंड द सेकंड वन इज़ नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। ओके, जो पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड लेनी है हमने वो लेनी है डीएमई मतलब ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। ओके, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड हमने यूज़ करनी है एट कैथोड, हमने ये यूज़ करना है एट कैथोड। ओके, कैथोड पे हमने लेनी है पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड दैट इज़ डीएमई। ओके, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड। एंड हमने नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड जो यूज़ करनी है एनोड पे वो यूज़ करनी है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, एनोड पे हमने यूज़ करनी है कैलोमल इलेक्ट्रोड। ओके, सो अब देखो आप, जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेना है, ओके, जो हमने यहाँ पे अपना सैंपल लेना है, वो सैंपल में क्या होता है, एक तो हमने जिसको एनालिसिस करना है वो होता है, ओके, उसको हम एनालाइट बोल देते हैं, एनालाइट। सपोज हमने CD+2 को एनालाइज करना है। ओके, सो हमने इसमें कौन सा सोल्यूशन ले लिया, CD2 पॉजिटिव। एक तो हमारे पास CD2 पॉजिटिव होगा और दूसरा हम यूज़ करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। ओके, एक तो हमारा जो हमने एनालाइट लिया है वो होगा, सेकंड वन विल बी द रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं वो होता है KCl। ओके, KCl इज़ अ रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ आता है मीन्स करंट वर्सेस पोटेंशियल का, वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ओके, जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज़ करेंगे हमारा करंट इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, ऐसा हमारे पास ग्राफ आता है। यहाँ पे 3 करंट हैं जो हमें मिलते हैं, कौन कौन से, एक तो IR क्या होता है, रेजिडुअल करंट। ओके, IR इज़ रेजिडुअल करंट, ID इज़ डिफ्यूज़न करंट एंड IL इज़ लिमिटिंग करंट। ओके, सो अब देखो आप, जब आप प्लेरोग्राफी करते हो ना, प्लेरोग्राफी में क्या होता है कि जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ओके, इलेक्ट्रोलिसिस के साथ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइजेबल एंड इलेक्ट्रो रेड्यूसिबल स्पीसीज। ओके, मीन्स जो भी स्पीसीज हमारे पास हैं वो या तो ऑक्सीडाइज होती हैं या रेड्यूस होती हैं। ओके, उस ग्राफ मतलब कि जो वो हमारे पास ग्राफ आता है करंट वर्सेस पोटेंशियल का, उसको हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, कौन सा फिनोमिना बोलते हैं, प्लेरोग्राफी। ओके, सो ये जो करंट होता है ना, सबसे पहले हम IR की बात कर रहे हैं। ओके, रेजिडुअल करंट, पहले हम रेजिडुअल करंट को स्टडी कर रहे हैं। रेजिडुअल करंट का क्या होता है, मीन्स ये किसके कारण होता है, रेजिडुअल करंट जो हमारे पास आता है जहाँ पे हमने अभी मतलब कि ना अभी जो हमारी रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं होती, मीन्स CD2 पॉजिटिव अभी रेड्यूस होना स्टार्ट नहीं हुआ, तो फिर ये करंट किस तरह से आता है, जो रेजिडुअल करंट है वो फिर क्यों आता है, ये करंट जो होता है ना वो होता है ड्यू टू इम्प्योरिटीज़। जो भी हमारे सैंपल में इम्प्योरिटीज़ होंगी उसकी वजह से रेजिडुअल करंट आएगा। ओके, ड्यू टू इम्प्योरिटीज़ एज वेल एज जो भी अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है एज वेल एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ओके, सो रेजिडुअल करंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज एज वेल एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो ये जो रेजिडुअल करंट है ना, ये फैराडे लॉ को ओबे नहीं करता, मीन्स फैराडे लॉ को ये मानता नहीं है। फैराडे लॉ क्या होता है, फैराडे लॉ हमारे पास क्या कहता है, फैराडे लॉ होता है कि जो भी हम वेट ऑफ डेपोजिशन, कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ओके, उसका जो डिपॉजिट हो रहा है उसका वेट, ये मतलब CD2 पॉजिटिव रेड्यूस होके इलेक्ट्रोड पे लग जाएगा। ओके, मीन्स वेट ऑफ डेपोजिशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। ओके, जितना भी करंट पास हो रहा है उस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा वेट ऑफ डेपोजिशन। बट यहाँ पे हमारे पास करंट तो है लेकिन डेपोजिशन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास अभी रिएक्शन ही नहीं स्टार्ट हुई, डिपॉजिट अभी हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, मीन्स CD2 पॉजिटिव CD में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो रेजिडुअल करंट है ये कौन सा करंट है, रेजिडुअल करंट को हम एक और नेम भी देते हैं, रेजिडुअल करंट इज ऑल्सो नॉन एज नॉन फैराडे करंट। ओके, ये पेपर में पहले पूछ चुके हैं, नॉन फैराडे करंट। ओके, ये जो हमारे पास रेजिडुअल करंट है इसको हम नॉन फैराडे करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये फैराडे लॉ को ओबे नहीं करता। ओके, ये सब कुछ है हमारे पास रेजिडुअल करंट के बारे में। रेजिडुअल करंट किसके कारण होता है, इम्प्योरिटीज़ एज वेल एज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन।
सेकंड बात, हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन फैराडे करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये अभी डेपोजिशन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है, ये करंट वैसे ही है, अभी कोई भी डेपोजिशन स्टार्ट हुई है। ओके, सो ये तो हुआ रेजिडुअल करंट। अब जैसे हम पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ओके, पोटेंशियल को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहाँ पे जाके हमारे पास क्या होगा, जो करंट है वो मैक्सिमम राइज कर जाएगा, इंस्टेंट इंक्रीज होगा करंट में। उस करंट को हम बोलते हैं, उस इंस्टेंट करंट को हम बोलते हैं आईडी। ओके, आईडी दैट इज डिफ्यूजन करंट। ओके, अब हम डिफ्यूजन करंट के बारे में देखते हैं कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है। आईडी, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, ये डिफ्यूजन करंट क्यों होता है, किसके कारण होता है? ये जो डिफ्यूजन करंट आ रहा है ना, हमें इंस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और अनलाइट, जो भी हम अनलाइट ले रहे हैं। ओके, जैसे हमने यहाँ पे CD2 पॉजिटिव लिया हुआ है, CD2 पॉजिटिव रेड्यूस होके कहाँ पे जा रहा है? कैथोड पे, मींस इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है जाके। ओके, सो इस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। ओके, ये जो डिफ्यूजन करंट है ना आईडी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, जो भी हम अनलाइट ले रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, आईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। सो अगर हमें एक कॉन्सेंट्रेशन पे आईडी की वैल्यू पता है, ओके, आईडी 1, हमें कॉन्सेंट्रेशन 1 पे आईडी 1 पता है, तो हम कॉन्सेंट्रेशन 2 पे आईडी 2 निकाल सकते हैं। ओके, कॉन्सेंट्रेशन 2 पे हम आईडी 2 निकाल सकते हैं, ये डिवाइड करके। ओके, सो एक बात और, जो हमारे पास आईडी है ना, जो आईडी है डिफ्यूजन करंट है, वो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, सो आईडी के बारे में हमने तीन बातें देखी। आईडी किसके कारण होता है? ड्यू टू डेपोजिशन, जो भी हमारे पास सनलाइट ले रहे हैं उसकी डेपोजिशन स्टार्ट हो गई है। ओके, आईडी इज ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। आईडी इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन। जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना ही हमारे पास आईडी ज़्यादा होगा। ओके, आईडी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आईएल। आईएल इज नोन एज लिमिटिंग करंट। ओके, आईएल इज नोन एज लिमिटिंग करंट। लिमिटिंग करंट, ये आईएल किसकी वजह से होता है? आईएल होता है, आईएल इज ड्यू टू ऑल द इलेक्ट्रो ऑक्सीडाइजेबल, हम लिख सकते हैं ऑल द ऑक्सीडाइजेबल एज वेल एज रेड्यूसिबल स्पीसीज। ओके, जो भी हमारे पास ऑक्सीडाइजेबल या फिर रेड्यूसिबल स्पीसीज प्रेजेंट हैं, उन सब स्पीसीज के कारण जो करंट आता है उसको हम बोलते हैं आईएल। और हम कह सकते हैं कि आईएल डिनोट क्या करता है? आईएल क्या डिनोट करता है कि जो भी हमारे पास रेड्यूसिबल स्पीसीज हैं, ओके, वो सारी की सारी क्या होगी? रेड्यूस होगी। ओके, इट ऑल्सो सिग्निफाइज दैट ऑल द स्पीसीज गेट्स reduced। ओके, आईएल हमारे पास क्या बताता है कि जो भी हमारे पास स्पीसीज प्रेजेंट है वो सारी की सारी क्या हो चुकी हैं? रेड्यूस हो चुकी हैं। ओके, जो हमारे पास आईएल होता है ना, आईएल किसके इक्वल होता है? आईआर प्लस आईडी। आईएल इज इक्वल टू आईआर प्लस आईडी। ओके, सो एक ना माइग्रेशन करंट आता है, ये तीनों तो हमने देख ले, रेजिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लिमिटिंग करंट। एक हमारे पास आता है माइग्रेशन करंट। ओके, ये जो माइग्रेशन करंट होता है ना, ये माइग्रेशन करंट का जो रीज़न होता है, मीन्स कहाँ पे होता है ग्राफ में? ये यहीं पे होता है जहाँ पे हमारा रेजिडुअल करंट होता है। ओके, जहाँ पे रेजिडुअल करंट होता है वहीं पे ही माइग्रेशन करंट होता है। ओके, इस माइग्रेशन करंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, मीन्स रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हमें? इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अगर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट है जो हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट है, अगर हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो हम माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं बताता हमें। ओके, सो हमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास? आईआर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईडी है, डिफ्यूजन करंट, जहाँ पे हमारी जो डेपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास है लिमिटिंग करंट। ओके, ये था हमारे पास कि जो हमारे पास क्या है ग्राफ में आता है। अब हम देख रहे हैं कि जो ई हाफ है, ओके, ई हाफ को हम बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। ओके, अब हम हाफ वेव पोटेंशियल के बारे में देख रहे हैं। हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है? हाफ वेव पोटेंशियल, इसको हम ई हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके,
अब देखो हाफ वेव पोटेंशियल क्या होता है, वो वाला पोटेंशियल, हाफ वेव पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट इज एग्जैक्टली हाफ द मैक्सिमम करंट। ओके, जब हमारे पास जो करंट है आई की वैल्यू है वो एग्जैक्टली हाफ हो, उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। ओके, मीन्स इस कर्व का जो मिड पॉइंट होगा, ओके इस कर्व का जो मिड पॉइंट होगा, उस मिड पॉइंट पे जो भी हमारा पोटेंशियल की वैल्यू आएगी उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं हाफ वेव पोटेंशियल। जो हमारा हाफ वेव पोटेंशियल होता है ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है हर एक स्पीसीज़ की। हाफ वेव पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच स्पीसीज, ऑफ ईच स्पीसीज। ओके, ये जो हमारे पास ये हर एक स्पीसीज का अलग अलग अपना एक डेफिनेट होगा। ओके, एंड ये जो हमारे पास हाफ वेव पोटेंशियल है ये कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, ई हाफ इज इंडिपेंडेंट, ई हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। जो भी हमने एनालाइट लिया हुआ है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट। ओके, रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट हमारी एनालाइट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ई हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अगर हमने ई हाफ निकालना है, हाफ वेव पोटेंशियल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ई अप्लाइड इज इक्वल टू ई हाफ माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग ऑफ आई अपॉन आई डी माइनस आई। ओके, ये होता है हमारे पास ई हाफ, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ई अप्लाइड क्या है, जो भी हम बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, ये जो आई है ना, आई क्या है, वो वाला करंट जहाँ पे हम ये वाला पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ओके, आई क्या है हमारे पास, वो करंट है जब हम ई अप्लाइड जो हमारा पोटेंशियल है वो अप्लाई कर रहे हैं। आई डी क्या है, डिफ्यूजन करंट। ई हाफ क्या है, हमारा हाफ वेव पोटेंशियल। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा ई हाफ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी पेपर में मतलब एक न्यूमेरिकल आया हुआ है ई हाफ के बेसिस पे। ओके, आपको आई डी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ई अप्लाइड दिया हुआ है, एंड एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज। ओके, सो ये हमारे पास होता है हाफ वेव पोटेंशियल। हाफ वेव पोटेंशियल जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है ना उस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे हमने बोला था कि जो आई डी है वो तो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट है, बट जो ई हाफ है ना वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ई हाफ हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अगर हम एक और कॉन्सेंट्रेशन पे ये ड्रॉ करें तो यहाँ पे भी ये क्या है, इसका ई हाफ, ये इसका ई हाफ है, फिर ये वाला इसका ई हाफ हो गया। सो ई हाफ है ना, ये वाली वैल्यू ये कांस्टेंट रहेगी हर एक कर्व के लिए। ये कॉन्सेंट्रेशन C1 पे, ये C2 पे, ये C3 पे है। ओके, C3 इज़ ग्रेटर देन C2 इज़ ग्रेटर देन C1। हर एक कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे पास ID इंक्रीज़ हो रहा है। ये डिफ्यूजन करंट है, ये डिफ्यूजन करंट तो इंक्रीज़ हो रहा है, बट ये जो वैल्यू है ना ई हाफ की, ये सेम रह रही है। ओके, ई हाफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालाइट। ओके, ये हमारे पास था ई हाफ। अब हम देख रहे हैं आई कोविक इक्वेशन। ओके, आई कोविक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, इसके बेस पे भी आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है आई कोविक इक्वेशन के बेस। व्हाट इज आई कोविक इक्वेशन? सो आई कोविक इक्वेशन क्या होता है हमारे पास, आई कोविक इक्वेशन हमें बताती है आईडी एवरेज के बारे में। ओके, एवरेज डिफ्यूजन करंट, अगर हमने एवरेज डिफ्यूजन करंट निकालना है वो किसके इक्वल होगा, 607 एन टी रेज टू पावर 1/6 एम रेज टू पावर 2/3 डी रेज टू पावर 1/2 इंटू सी। ओके, ये देखो हमारे पास जो एन है, ये एन क्या है, चार्ज। एन क्या है हमारे पास, चार्ज है स्पीसीज पे, जो भी हमने एनालाइट लिया हुआ है उसके ऊपर कितना चार्ज है। ओके, नेक्स्ट टी क्या है हमारे पास, टाइम। ओके, कि जो हमारे पास ये जो मरकरी इलेक्ट्रो ली हुई है, हमने ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रो ली हुई है, ये एक ड्रॉप गिरने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, टाइम पर ड्रॉप। ओके, ये हमने किस में लेना है, सेकंड्स में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये एन हो गया, टी हो गया, एम। एम क्या है, मास ऑफ ड्रॉप। हमने लेना है मास ऑफ ड्रॉप पर सेकंड। ओके, एक सेकंड में कितना मास गिर रहा है, दैट इज मिलीग्राम पर सेकंड। ओके, मिलीग्राम पर सेकंड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी। डी क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ओके, इसकी यूनिट्स होती है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सी। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हम एनालाइट ले रहे हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये हमने लेनी है मिलीमोल्स पर लीटर, मिलीमोल्स पर लीटर। ओके, सो ये हमारे पास होती है आई कोविक इक्वेशन। अगर हमें आईडी एवरेज निकालना है, ओके, ये आईडी एवरेज, अगर हमने आईडी मैक्सिमम निकालना है, आईडी मैक्सिमम किसके इक्वल होगा, ये ना बस आपने 607 को 706 कर देना है।
बाकी सारा कुछ सेम है, n t⁻1/6 m⁻2/3 d⁻1/2 इंटू सी। ओके, ये जो हमारे पास m⁻2/3 इंटू t⁻1/6 है ना, इसको हम बोलते हैं कैपिलरी कांस्टेंट। ओके, कैपिलरी कांस्टेंट, ये कई बार निकालना आ जाता है पेपर में, आपको m की वैल्यू दे देंगे, t की वैल्यू दे देंगे, सो बोलेंगे कैपिलरी कांस्टेंट निकालो। सो कैपिलरी कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, m⁻2/3 t⁻1/6। ओके, ये होते हैं हमारे पास आइकोविक इक्वेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कि जो हमने ये DME ली हुई है कैथोड पे, ओके, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड, इसको यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इसके जो एडवांटेजेस होते हैं ना, एडवांटेजेस ऑफ DME, एडवांटेजेस ऑफ DME, पहले हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ DME, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ओके, फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि जो हमारे पास मर्करी का ड्रॉप बनता है ना, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ बनता है। ओके, सो हम लिख सकते हैं कि स्मूथ ड्रॉप इज प्रोड्यूस्ड। ओके, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे पास जो इस इलेक्ट्रोड का सरफेस होगा ना, वो पॉइजनिंग से बच जाएगा। सो इट प्रिवेंट्स द पॉइजनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ओके, इट प्रिवेंट्स द पॉइजनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ एन इलेक्ट्रोड। ओके, सो ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट कि जो ड्रॉप होता है ना वो स्मूथ बनता है। ओके, सेकेंड एडवांटेज है कि हम यहाँ पे काफ़ी सारे मेटल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, मैनी मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड एट मर्करी इलेक्ट्रोड। ओके, थर्ड पॉइंट है कि जो हाइड्रोजन का ओवर वोल्टेज होता है ना, ओवर वोल्टेज जो हम अगर हम लिख सकते हैं H2 गैस हैज़ ओवर वोल्टेज ऑन मर्करी इलेक्ट्रोड। ओके, मर्करी के इलेक्ट्रोड पे हाइड्रोजन का ओवर वोल्टेज होते हैं। ओके, सो हम काफ़ी सारे मेटल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सो मैनी मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बिफोर, किससे पहले, बिफोर द रिडक्शन ऑफ वाटर। ओके, बिफोर द रिडक्शन ऑफ वाटर। ये जो ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट है ना, ये मैंने पहले बता दिया है आपको पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो। ओके, सो हाइड्रोजन गैस का जो ओवर वोल्टेज होता है हमारे पास मर्करी इलेक्ट्रोड पे, सो इसके कारण हम वाटर के रिडक्शन से पहले, हमने सपोज एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है, तो एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि जो वाटर है वो भी रिड्यूस हो सकता है और हमारे पास जो हमारा अनलाइट है वो भी रिड्यूस हो सकता है। ओके, सो हमने अगर वाटर को रिड्यूस नहीं करना, यही बेनिफिट है इसका। मीन्स यहाँ हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस की ओवर वोल्टेज होती है जिसके कारण वाटर की रिडक्शन से पहले हम काफ़ी सारे मेटल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो ये तो होते हैं इसके एडवांटेजेस। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ DME, DME के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एक तो पहले, ये तो हमें पता ही है कि मर्करी टॉक्सिक होता है। ओके, मर्करी इज टॉक्सिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो हमारे पास मर्करी है ना, अगर हम पोटेंशियल अप्लाई कर दें 0.4 वोल्ट का, ओके, एट 0.4 वोल्ट, जो हमारे पास मर्करी है ना चेंजेस इनटू Hg पॉजिटिव, मर्करी ऑक्सीडाइज हो जाता है। जो हमारे पास मर्करी है वो Hg पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। सो जो हमारे पास DME है ना, DME इज़ एप्लीकेबल, ये हम कहाँ पे लगा सकते हैं, DME इज़ एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्पीसीज कैन बी ऑक्सीडाइज ईजिली। मीन्स जो हम स्पीसीज ले रहे हैं उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो, 0.4 से ज़्यादा हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास स्पीसीज हैं उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अदरवाइज जो मर्करी होगा वो Hg पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 0.4 वोल्ट पे। ओके, सो जिसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हम ये मर्करी इलेक्ट्रोड वहीं पे, ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड वहीं पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो। ओके, सो ये हमारे पास थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग DME। अब हम कर रहे हैं फैराडेज लॉ। ओके, फैराडेज लॉ क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ क्या कहता है कि जो हमारा वेट है, वेट ऑफ डेपोजिशन, ओके, वेट ऑफ डेपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी हम ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही वेट ज़्यादा डिपॉजिट होगा।
ओके। सो मीन्स जो हमारा W है वेट डिपॉजिटेड वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q। Q क्या है हमारे पास चार्ज, ओके, Q इज चार्ज, ओके। सो इसको हम जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको हटा के हमने Z लिख दिया। Z क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट, ओके। सो W इज इक्वल टू ZQ। Z किसके इक्वल होता है E डिवाइडेड बाई 96500, 96500 F की वैल्यू है, ओके। E डिवाइडेड बाई F, E क्या है इक्विवेलेंट वेट, E है हमारे पास इक्विवेलेंट वेट, ओके। जो भी हम स्पीसीज ले रहे हैं उसका इक्विवेलेंट मास है E। सो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं E इज इक्वल टू W इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 96500 इंटू जो Q होता है चार्ज किसके इक्वल होता है करंट इंटू टाइम, ओके। हमारे पास करंट किसके इक्वल होता है चार्ज अपॉन टाइम। सो Q किसके इक्वल आ गया I इंटू टी। सो यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर हम सेम करंट पास कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो जो हमारा वेट डिपॉजिटेड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया इक्विवेलेंट वेट के, ओके। सो हम लिख सकते हैं कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E if same electricity is passed, if same electricity is passed between two different electrolytes, ओके। हमने दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं। सो जो W1 है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा E1 के, W2 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा E2 के, ओके। सो मीन्स अगर हमें E1 के कॉरस्पॉन्डिंग W1 पता है तो हम E2 के कॉरस्पॉन्डिंग W2 निकाल सकते हैं। ये प्लीज़ याद रखना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है। अगर हमें E1 के कॉरस्पॉन्डिंग W1 पता है हम E2 के कॉरस्पॉन्डिंग W2 निकाल सकते हैं, ओके। सो आज हमने जो कुछ भी किया वो किसके बेस पे किया पोलैरोग्राफी, ओके। पोलैरोग्राफी में हमने देखा कि हम दो तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड कौन सी होती है DME कैथोड पे यूज़ करते हैं। नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड हम कैलोमल इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, वो हम एनोड पे यूज़ करते हैं, ओके। जो हमने सोल्यूशन यूज़ करना है उसमें भी दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सैंपल में दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एक हमारा अनिलाइट और एक हमारा जो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट, ओके। सो उसके बाद हमने 3 तरह के करंट्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था रेजिडुअल करंट, डिफ्यूजन करंट एंड लिमिटिंग करंट, एक और भी पढ़ा था माइग्रेशन करंट, ओके। फिर हमने देखा आइकोवी की इक्वेशन देखी, फिर हमने देखा जो हमने DME यूज़ किया है उसके मतलब हमने देखे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, देन हमने किया था फैराडेज लॉ, ओके। एक चीज़ और बच गई, जो हमारे पास पोलैरोग्राफी होती है ना वो भी दो तरह की होती है, DCP एंड DPP, DCP एंड DPP, डायरेक्ट करंट पोलैरोग्राफी, डायरेक्ट करंट पोलैरोग्राफी एंड डायरेक्ट पल्स पोलैरोग्राफी, डायरेक्ट पल्स पोलैरोग्राफी, ओके। जो डायरेक्ट करंट पोलैरोग्राफी होती है ना उसमें जो रेजिडुअल करंट होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडुअल करंट इन DPP, ओके। जो फुट पे होता है ना, जो हमारी कर्व होती है उसके फुट पे होता है उसको हम रेजिडुअल करंट बोलते हैं, वो DCP में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू DPP, ओके। जो हमारे पास DCP की कर्व आती है, वो यहाँ पे हमारे पास आई है, यहाँ पे वोल्टेज है, जो DCP में कर्व आती है ना वो कुछ इस तरह से आती है, ओके। बट जो हमारे पास DPP में कर्व आती है वो इस तरह से आती है, वो स्मूथ आती है बिल्कुल, ओके। सो यही डिफरेंस है। ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है पेपर में कि जो हमारे पास IR है रेजिडुअल करंट है वो DCP में ज़्यादा होता है या DPP में ज़्यादा होता है। ये अपने याद रखना है कि जो रेजिडुअल करंट है वो DCP में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू IR इन DPP, ओके। अब हम इनके क्वेश्चंस देख रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट फॉर पोलैरोग्राफी। हमने देखना है इनमें से कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट इज O2 इज रिमूव्ड, पोलैरोग्राफी में O2 इज रिमूव्ड, DME इज वर्किंग इलेक्ट्रोड, ID इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज। हमने देखा ही था कि ID जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। IR इज मेड जीरो बाई एडिंग स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट। हमने ये तो नहीं देखा, मैंने आपको बताया था कि हम माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, बट मैंने रेजिडुअल को तो नहीं बताया आपको। सो जो भी चीज़ मैंने बताई है ना बस वही अप्लाई करना, ओके। सो आप ऐसे मत बोलना कि स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट से माइग्रेशन तो होता ही था तो IR भी होता ही होगा, ओके। होता ही होगा वाला कंसेप्ट तो यूज़ ही ना करना पेपर में, जो भी करवाया है वही यूज़ करना, ओके। सो जो IR है ना उसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो जो हमारी ऑप्शन है ये वाली क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। ये फॉल्स है क्योंकि हम IR को ज़ीरो कर ही नहीं सकते, ओके। IR तो हमारे पास होगा ही होगा क्योंकि IR क्यों होता है, इम्प्योरिटीज़ की वजह से होता है और डिजोल्व ऑक्सीजन की वजह से होता है, हम इसको तो ज़ीरो कर ही नहीं सकते, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, ये नेट 2011 में आया हुआ था,
ओके, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये जून 2014 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है कि हम प्लेरोग्राफी में गिलेटिन यूज़ करते हैं। ओके, गिलेटिन का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, गिलेटिन क्या होता है, विस्कस लिक्विड है। सो ये क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देता है। जो हमारे पास ड्रॉपिंग मर्करी इलेक्ट्रोड है उसमें जो हमारे पास ड्रॉप है ना, उसकी जो मर्करी है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देता है। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी मीन्स जो हमारे पास ड्रॉप है वो धीरे आने लगेगा। ओके, सो रेड्यूसेस द स्ट्रीमिंग मोशन ऑफ मर्करी ड्रॉप। मर्करी ड्रॉप का जो मोशन है मीन्स वो जैसे नीचे आ रहा है उसको स्लो कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा मोशन को। डिक्रीजेज द विस्कोसिटी, सोल्यूशन की विस्कोसिटी को कम कर देगा। एलिमिनेट्स माइग्रेशन करंट। माइग्रेशन करंट को कौन एलिमिनेट कर सकता है? जब हम स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट की, रेफरेंस इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे। ओके, सो ये मत लगाना कि हम गिलेटिन ऐड कर रहे हैं तो हो जाएगा। प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ मर्करी, ये मैंने बताया नहीं है, सो यहाँ पे ये कंसेप्ट ही मत लगाना। ओके, सो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो ए हो गया। ओके, ये क्या करता है, जो हमारा मर्करी ड्रॉप का मोशन है उसको कम कर देता है। ओके, उसको विस्कस कर देता है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इन्होंने क्या बोला, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि जो हमारे पास ई अप्लाइड है, ई अप्लाइड मीन्स जो हम पोटेंशियल बाहर से अप्लाई कर रहे हैं वो अगर 0.4 वोल्ट से ज़्यादा हो जाए तो हम वही बोलते हैं ना कि क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 0.4 वोल्ट पे आके जो हमारा मर्करी है वो किस में चेंज हो जाता है, मर्करी 1 में। ओके, HD 1 में चेंज होता है, HD + 1 में। सो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्या बन जाता है, HD+। ओके, यहाँ पे ऑप्शन Hd2 भी दी हुई हैं, Cl2 भी दिया हुआ है, O2 भी दिया हुआ है। सो करेक्ट क्या है, Hd+। ये क्वेश्चन दिसंबर 2014 में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फॉर आईडी। आईडी के लिए हमने करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं कौन कौन सी हैं। ओके, ये जून 2015 में आया हुआ है। आईडी डज नॉट डिपेंड अपॉन मर्करी रेट फ्लो। मर्करी रेट फ्लो फिर डिपेंड नहीं करता। हमने आइकोविक इक्वेशन में देखा ही था कि जो हमारे पास आईडी होता है ना वो डिपेंड करता है। इन्होंने क्या लिखा है, नॉट डिपेंड, मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन में इन्होंने बोला है इट डिपेंड्स ऑन ड्रॉप टाइम। टाइम पे भी डिपेंड करता है, मैंने बताई था आइकोविक इक्वेशन में हमने टी लिखा था, टाइम पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जब मैं डिफ्यूजन करंट पढ़ा रही थी तभी मैंने बताया था कि जो डिफ्यूजन करंट है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो जो हमारी बी एंड सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ए भी करेक्ट हो जाती है अगर यहाँ पे नोट मत लगाया होता। ओके, नोट नहीं लगाया होता तो ए ऑप्शन भी करेक्ट होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है रेट फ्लो पे, मर्करी के रेट फ्लो पे डिपेंड करता है। ओके, सो ये था हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास 5th क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है कि हमें दिया हुआ है 9.5 ml सोल्यूशन हमने Pb+2 का लिया हुआ है। ओके, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, x मोलर। ओके, तब हमारे पास करंट आता है 1 माइक्रो एम्पियर। ओके, 1 माइक्रो एम्पियर करंट आता है जब हम x मोलर का 9.5 ml लेते हैं। अगर हम इसमें व्हेन 0.5 ml ऑफ 0.04 मोलर lead+2 Pb+2 वाज एडिड बिफोर मेजरमेंट, मीन्स हमने क्या किया, हमने ये जो सोल्यूशन लिया हुआ है ना इसमें ये ऐड कर दिया, 0.5 ml ऑफ 0.04 मोलर लेड का ऐड कर दिया, तब हमारे पास जो करंट आता है आईडी वो आता है 1.25। हमने फाइंड करना है कि ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये हमने एक्स मोलर लिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो आप क्या कर सकते हो, ID1 एंड ID2। ओके, हम क्या लिखते हैं, ID1 कितना है, 1 माइक्रो एम्पियर। ओके, यहाँ पे हम ID लिख रहे हैं और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, जब हमारे पास ID1 माइक्रो एम्पियर है तब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, हमने कितना लिया हुआ है, 9.5 ml ऑफ एक्स मोलर, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन कितनी है तब x है। ओके, जब करंट हमारे पास 1.25 माइक्रो एम्पियर है, जब करंट 1.25 माइक्रो एम्पियर है तब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमने 2 सॉल्यूशंस को मिक्स किया हुआ है। ओके, सो हमने क्या कुछ किया हुआ है, हमारे पास है एक तो 9.5 ml एक्स मोलर का ही है, प्लस हमने क्या कर दिया इसमें 0.5 ml किसका ऐड कर दिया, 0.04 मोलर। ओके, अब हमें इसकी मतलब कि टोटल मोलैरिटी, नेट मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। ओके, सो मोलैरिटी इक्वेशन से हम वो निकाल लेते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन हमें क्या बताती है कि M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ओके, जो नेट मोलैरिटी होगी हमारे पास ये होगी। अब देखो M1 कितना है x, V1 कितना है 9.5। ओके, प्लस M2 कितना है 0.04 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 9.5 प्लस 0.5 कितना आ गया 10। ओके, ये हमारे पास क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई मीन्स। ओके, सो हमें पता है कि ID1 डिवाइडेड बाई ID2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके, सो ID1 कितना है हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर, ID2 कितना है 1.25 माइक्रो एम्पियर, C1 कितना है कॉन्सेंट्रेशन, C1 की कितनी ली हुई है हमने x मोलर, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा x,
डिवाइडेड बाई C2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, ये कितना आ गया 9.5x प्लस इसको आप कर लेना 0.04 इंटू 5, 0.04 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 10। ओके, इस 10 ये वाला 10 जो है वो ऊपर चला गया, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, मीन्स हमारे पास ऊपर क्या बन गया 10x। ओके, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो x की वैल्यू आएगी ना, x आपके पास आ जाएगा 0.0067। ओके, x कितना आ गया 0.0067, इतना आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। हमने क्या किया, हमें पता है कि जो आईडी होता है डिफ्यूजन करंट वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ID1/ID2 इज इक्वल टू C1/C2। बस मेन काम क्या था, हमने ये मोलैरिटी इक्वेशन लगानी थी, ओके, मीन्स अगर हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो जो नेट मोलैरिटी बनती है उसका फॉर्मूला ये होता है, ये तो 11th क्लास में आ जाता है। ओके, सो हमने ये मोलैरिटी निकाली, कॉन्सेंट्रेशन आ गई, मीन्स हमारे पास ये कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पुट कर दी, हमारे पास यहाँ पे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x की। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे IL की वैल्यू दी हुई है, लिमिटिंग करंट की वैल्यू दी हुई है। ओके, ये क्वेश्चन दिसंबर 2013 में आया हुआ है। डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे IL की वैल्यू दी हुई है, आपने निकालना क्या है कि एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन पे ना, हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता कितनी है, बट उसके लिए IL की वैल्यू इतनी है। ओके, अननोन कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमें IL की वैल्यू दी हुई है, ये कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, हमने x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो अब देखो क्या करना है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन 0 है, जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होती है तो ID की वैल्यू 0 होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन 0 होती है तो ID की वैल्यू 0 होती है ना। सो जो हमारे पास क्या होता है, जो IL होता है किसके इक्वल होता है, ID प्लस IR। ओके, मीन्स ID की वैल्यू 0 है एट कॉन्सेंट्रेशन 0, तो IL किसके इक्वल होता है, IR के इक्वल होता है, IL इज इक्वल टू IR। ओके, जब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू 0 होती है तब हमारे पास IL इज इक्वल टू IR होता है, मीन्स एट कॉन्सेंट्रेशन 0 हमें IL की वैल्यू पता है 0.15 है, जिससे हमें क्या पता चल गया कि IR की वैल्यू कितनी है 0.15। ओके, ये जो IR की वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, क्योंकि IR क्या होता है, नीचे होता है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है IR की, मतलब जितनी भी आई है 0.15 आई है ना, ये कांस्टेंट रहेगी। सो हमें पता चल गया कि IR की वैल्यू 0.15 है, तो ID क्या होता है, IL माइनस IR। ID क्या है हमारे पास, IL माइनस IR। ओके, सो अगर हम इनमें से, इन सभी में से 0.15 को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ID। ओके, अगर हम ID लिखें यहाँ पे, ID का एक अलग रो बना लें, तो ID कितना आ जाएगा, 0 कॉन्सेंट्रेशन के लिए ID कितना आ गया 0.15 माइनस करते जाओ सभी में से। ओके, यहाँ से 0.15 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 4.50। ओके, यहाँ से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 8, यहाँ से करोगे 27। ओके, 0.15 सब्ट्रैक्ट करते जाना है बस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13.5। ओके, सो ये हमारे पास ID आ गया, ये C है। अब हमें पता ही है कि अगर हम ID1/ID2 लगा दें तो वो किसके इक्वल होता है, C1/C2। ओके, हमने एक अननोन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, सो हमें ये वाला ID तो लेना ही पड़ेगा, बाकी में से आप कोई भी ID ले लो। ओके, सो वो वाला ID ले लेना जहाँ से हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाए। ओके, सो ID1/ID2, सपोज हम ID ले रहे हैं, ये 8 वाला ID ले रहे हैं। ओके, 8 वाला ID कब है, जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1। ओके, डिवाइडेड बाई ID2 कितना है हमारे पास 13.5 डिवाइडेड बाई C2, ये C2 निकालना है आपको। ओके, ये C2 निकालना है, ये C2 कितना आ जाएगा, C2 इज इक्वल टू 1.5 मिलीमोल्स। ओके, ये सारी कॉन्सेंट्रेशन आपको मिलीमोल्स में दी हुई हैं, सो ये भी आपके पास C2 भी किस में आ जाएगा, मिलीमोल्स में आ जाएगा, 1.5 मिलीमोल। ओके, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको ना, हम क्या होते हैं कि पेपर में देख के ना घबरा जाते हैं कि ये टेबल सा दे दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा, समझ में नहीं आता हमको करना क्या है। ओके, सो बड़े ठंडे दिमाग से सोचना है कि हमें जो भी पता है ना, बस वो कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो। हमें पता है कि ID है जो, वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स हमने ID निकालना है, कहीं कैसे भी करके ID निकालना है। ओके, ID किसके इक्वल होता है, IL माइनस IR। एट कॉन्सेंट्रेशन 0 ID की वैल्यू 0 होगी, जब हमने कोई कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं ली, हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया ही नहीं कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या होगा, ID करंट तो कोई होगा ही नहीं, डिफ्यूजन करंट तो 0 ही होगा। सो डिफ्यूजन करंट 0 मीन्स IL IR के बराबर है। ओके, IL IR के बराबर है, मीन्स हमें IR की वैल्यू पता चल गई, IR की वैल्यू थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी 0.15, सो हमें सारे का सारा ID पता चल जाएगा। ID पता चल गया तो आपका काम सॉल्व हो ही गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोल्यूशन ऑफ 2 ग्राम ब्रास वाज एनालाइज्ड फॉर कॉपर इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिकली। ओके, हमने 2 ग्राम ब्रास लिया हुआ है, यूजिंग प्लेटिनम गॉज एज इलेक्ट्रोड। ओके, द वेट ऑफ प्लेटिनम गॉज चेंज्ड फ्रॉम 14.5 टू 16 ग्राम, मीन्स हमारे पास जो इंक्रीज हो गया वेट, प्लेटिनम गॉज इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया।
ओके, हमने बताना है परसेंटेज वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास, कि जो भी हमारे पास ये 2 ग्राम ब्रास लिया है हमने, इसमें अब कॉपर कितना हो जाएगा, कितने % हो जाएगा कॉपर। ओके, सो ये देखो कैसे होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो हमने क्या करना है, देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम गॉज की इलेक्ट्रोड है जो, उसका वेट कितना इंक्रीज हो गया, वेट ऑफ प्लेटिनम गॉज इलेक्ट्रोड इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज हो गया, 14.5 से 16 हो गया। ओके, मीन्स 1.5 इंक्रीज हो गया, 1.5 ग्राम। ओके, ये इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि जो कॉपर +2 है वो कॉपर +2 किस में चेंज हो गया, कॉपर में चेंज हो गया। ओके, कॉपर +2 किस में चेंज हो गया, कॉपर में। सो ये मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कॉपर +2 कॉपर में चेंज हो गया, कॉपर का वेट कितना आ गया, 1.5 ग्राम। ओके, सो हमने क्या निकालना है, परसेंटेज वेट ऑफ कॉपर, परसेंटेज वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास। ओके, कॉपर का कितना मास है, 1.5, ब्रास का कितने हैं, 2, परसेंटेज निकालनी है तो साथ में परसेंटेज लगा दिया, कितना आ गया, 75%। ओके, सो ये हमारे पास क्या आ गया, परसेंटेज वेट ऑफ कॉपर इन ब्रास। देखो कितना आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी ना लैंग्वेज हमें इलेक्ट्रोग्राविमेट्रिकली इतना बड़ा वर्ड आ गया, मतलब ये हमें पढ़ना ही नहीं आता क्वेश्चन में पेपर। ओके, पेपर में हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज हो जाते हैं। सो मीन्स वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आराम से पढ़ो, बिल्कुल आराम से, पैनिक तो होना ही नहीं है। ओके, सो ये कितना आसान क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 में आया हुआ है। ओके, सो आज हमने मतलब क्या किया, हमने प्लेरोग्राफी किया, प्लेरोग्राफी के बारे में सारा कुछ पढ़ा, फिर हमने प्लेरोग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस किए। ओके, अब हमारे पास मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास आ जाता है बोटलर-वॉल्मर इक्वेशन। ओके, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, बोटलर-वॉल्मर इक्वेशन। हमारा जो आज का था वो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो मेरा टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जो भी डाउट है कमेंट कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।